हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रेजा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल का। बार बेंडिंग शेड्यूल आपको भी पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि किसी भी सिविल इंजीनियर को बार बेंडिंग शेड्यूल आना ही चाहिए। वो साइट पे जा रहा है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा है, एटलीस्ट उसको ये चीज़ें आनी तो चाहिए, बेसिक्स तो आनी ही आनी चाहिए। और अगर साइट पे है तो उसको कंप्लीट बीबीएस आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स जो बार बेंडिंग शेड्यूल को हर एक इंसान को, मतलब हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना ही चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो करने वाले क्या क्या चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें वो आप एक बार देख लो। पहली चीज़ तो है कि डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार हम देखेंगे। ठीक है, रेनफोर्समेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका डाया कितना होना चाहिए वो देखेंगे। दूसरा हम हुक्स देखेंगे कि हुक्स आपको पता है बार के एंड में देते हैं हमेशा, या फिर जॉइंट पे देते हैं, वो हुक्स देखेंगे। फिर ओवरलैपिंग बार देखेंगे, ओवरलैप कैसे करना वो सारा कुछ। उसके बाद क्रैंक बार देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट कवर देखेंगे। फिर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट भी हम देखेंगे। नंबर ऑफ बार्स भी देखेंगे, नंबर ऑफ स्टीरअप्स भी देखेंगे, और कैलकुलेशन भी देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं कैलकुलेशन में रेनफोर्समेंट के। ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो, कुछ भी आप मिस ना करो। तो जो पहली चीज़ आती है वो आती है डाया ऑफ बार्स। ओके, अब डाया ऑफ बार में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, डिफरेंट चीज़ों के लिए डाया ऑफ बार अलग अलग रखी जाती है कोडल प्रोविजन के हिसाब से। यानी कि जो भी डाया ऑफ बार रखना है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? IS 456/2000 ये हमें प्रोवाइड कराता है कि कौन से स्ट्रक्चर में कितने mm डाया का बार रखना है। ठीक है, ओके, तो वो हमें प्रोवाइड कौन कराएगा? IS कोड। अब यहाँ पे देखो एक चीज, IS कोड क्या कहता है कि अगर कॉलम्स है तो कॉलम में हमारा डाया ऑफ बार कितना रहेगा? मिनिमम 12 mm का रहेगा। तो ऐसे ही IS कोड में बहुत सारी चीजें हमें बता रखी है। अगर हमारा स्लैब है तो स्लैब में मिनिमम 8 mm का रहेगा अगर स्लैब है तो। ठीक है, ये बता रखा है हमें हमारे IS कोड ने। तो इसी के साथ हमें क्या निकालना होगा, और अगर हम पढ़ रहे रेनफोर्समेंट निकालना है, डाया ऑफ बार निकालना है, तो उसके साथ साथ हमें क्या देखना होगा? लेंथ और वेट निकालना भी देखना होगा। मतलब हमारे जो भी रेनफोर्समेंट है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ के लिए आपको सबको पता है कि जो भी हमारी लेंथ है, लेंथ ऑलरेडी 12 मीटर की आती है हमारी कंपनी के थ्रू बन के। ये भी कस्टमाइजेबल है। अगर आपके साइट पे एक स्पेसिफाइड लेंथ का बार चाहिए, किसी ऐसे जगह साइट है जहाँ पे आप 8 मीटर से ज़्यादा का बार नहीं आप ले जा सकते हो इतनी हाइट पे, या कहीं भी ऐसे स्लोप में है, तो आप क्या कहोगे? कंपनी को कहोगे कि आपको 8 मीटर का चाहिए बार, तो वो 8 मीटर का बना के आपको देंगी। तो ये कस्टमाइजेबल होता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत। जो डाया ऑफ बार है, अब यहाँ पे आप चीज़ देखो कि जो डाया ऑफ बार है वो अलग अलग होता है। ठीक है, डाया ऑफ बार भी हमारे पास बहुत सारे हैं। डाया ऑफ बार में हमारे कितने 8 mm का भी आता है, 12 का भी आता है, 16 का भी आता है, 20 का है, 22 का है, फिर 36 का है, सॉरी 32 का है, 32 का है, 40 का है, नहीं सॉरी ये 36 ही है, और ये 40 mm। ये सारे डाया ऑफ बार हमारे पास ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, ये डाया ऑफ बार को भी आप कस्टमाइज करवा सकते हो कंपनी में। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपको चाहिए कि हाँ हमें 100 मेट्रिक टन स्टील चाहिए, लेकिन हमें चाहिए आपको 36 और 22 के बीच में चाहिए। आपने कहा कि आपको 30 mm का चाहिए। आपके पास जो डिज़ाइन आया है, आप चाहते हो कि 30 mm से आपको काम करने में आसानी होगी, आप कह सकते हो, वो कस्टमाइज करके दे देंगे। लेकिन हाँ, उसमें क्या होता है, आपको जो अमाउंट ऑफ स्टील है वो ज़्यादा रखना होगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए। आप छोटे मोटे अमाउंट ऑफ स्टील को आप नहीं करवा सकते हो इतना मॉडिफाई। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, जो लेंथ है वो भी कस्टमाइजेबल है। उसके बाद आती है कि वेट निकालना होगा हमें। ठीक है, वेट कैसे निकालते हैं? वेट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास DA²/162। ये होता है हमारा kg पर मीटर में। ठीक है, ये हमारा हमेशा निकलता है kg पर मीटर में। ये हमारा आता है वेट, किसका? यूनिट वेट आता है हमारा स्टील का, कि 1 मीटर में हमारा स्टील कितना आएगा। अगर हमारे पास 8 mm का, मान लो हमारे पास 8 mm, फाई का मतलब होता है डाया, फाई का मतलब डाया होता है, फाई या फिर एक और होता है थीटा। ठीक है, तो 8 mm फाई का हमारे पास बार है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? फॉर्मूले के हिसाब से रखे तो 8 × 8 स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई 162, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे वेट निकालना है, जिसमें से
ये वाली जो पार्ट है वेट, ये तो आपको हमेशा याद रखनी ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वेट नहीं भूलना। ओके, वेट आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जब भी आप साइट पे जाओगे तो आपको ज़्यादातर जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे, चाहे आप ट्रेनिंग करने जाओ, आप स्टूडेंट ट्रेनिंग करने जाओगे, तो आपको ऐसा बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता है, कई बार फोरमैन होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं, वो आपको यही चीज़ पूछेंगे कि जो आपका ये है स्टील का बार है, ये मतलब कितने केजी का है, ये बता दो मेरे को। ये सारी चीज़ें होती है साइड पे, सब झेलते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारे पास हुक्स। हुक्स आपने देखा होगा हमेशा प्रोवाइड की जाती है बार्स के एंड में, ताकि पहली चीज़ तो प्रोवाइड क्यों की जाती है तो वो देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ हुक्स क्या है हमारे पास? प्रिवेंट सिस्मिक मूवमेंट। अब जो बार्स होता है उसमें जो सिस्मिक मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज क्या होता है? कंक्रीट को ना स्प्लिट होने से बचाता है, यानी कि बाहर ना आ जाए कंक्रीट, और जैसे रेनफोर्समेंट कंक्रीट में होता है, तो अगर कंक्रीट और रेनफोर्समेंट में हुक्स नहीं होंगे तो रेनफोर्समेंट बाहर आ जाएगा, कंक्रीट बाहर आ जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, उसको रोकने के लिए भी होता है। प्लस प्रिवेंटिंग स्लीपिंग ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट। जो स्टील होता है वो कंक्रीट से बाहर ना स्लिप कर जाए, इसलिए आपने देखा होगा स्टील बार के ऊपर ऐसे थ्रेड्स बने होते हैं, वो थ्रेड्स भी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रिवेंट करने के लिए और ज्यादा हम क्या करते हैं, ये हुक प्रोवाइड कराते हैं। चौथी चीज क्या आती है? कीप लॉन्गिट्यूडनल बार इन पोजीशन। जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है उसको पोजीशन में रखने के लिए भी काम आता है। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? नॉर्मली लेंथ और लेंथ कह रहा हूँ आपके कॉलम्स में, बीम्स में, इन सब जगहों पे। साथ ही स्टीरअप्स का भी अगर आप हुक देखोगे, स्टीरअप्स का हुक क्या काम आता है, वो सारे इन चीज़ों के काम आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हुक्स निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर देखो तो हुक्स की लेंथ दे रखी है यहाँ पे, तो अगर हम इसको बनाए तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, ऐसा हो गया। ये 9 टाइम्स डी होता है, ये भी 9 टाइम्स डी होता है, और ये हमारा यहां से यहां तक एल होता है। ओके, तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला किस चीज का हम निकाल रहे हैं? ये टोटल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी एल प्लस 9 टाइम्स डी प्लस 9 टाइम्स डी। अब यहां पे देखो 9 टाइम्स डी होता है, ये 4 टाइम्स डी जो होता है ना, ये यहां से यहां तक की लेंथ होती है। ओके, और जो 9 टाइम्स डी होता है ये यहां से लेके यहां तक की होती है लेंथ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछा जाएगा। ये नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा कॉलम्स कह रहा हूं, बीम में देखने को आपको मिलेगा ज्यादातर टाइम्स, तो बीम्स में और आपको फुटिंग में देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसके क्या होता है, 9 टाइम्स डी इधर होता है, 9 टाइम्स डी इधर होता है, और ये एल होता है। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस 9 टाइम्स डी प्लस 9 टाइम्स डी। ओके, आगे बढ़ते, आगे आता है ओवरलैपिंग लेंथ हमारे पास, ठीक है। ओवरलैपिंग हमें निकालना है। तो ओवरलैपिंग के लिए देखो, ओवरलैपिंग होता है क्या? पहली बात तो ये ओवरलैपिंग होता है कि जब भी आपका बार कितना है, जो हमारे पास बार है वो है 12 मीटर का, ठीक है। अब हमने सपोज दैट हमने अपना बार कट किया 3-4 पार्टों में, हमारे पास लास्ट में लेंथ कितनी बची? हमारे पास लास्ट में लेंथ बची 2 मीटर की, ठीक है। हमें चाहिए थी 3 मीटर, हमें रिक्वायर्ड कितनी थी? 3 मीटर की। हमारे पास 2 मीटर बचा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बार्स को ओवरलैप करते हैं। ये बार को जब ओवरलैप करते हैं ना, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ बार। अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, बार को ओवरलैप किया है अलग अलग लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो बार को लैप करने का भी अलग अलग फॉर्मूला दे रखा है कि बीम के लिए कितना आएगा, कॉलम्स के लिए कितना आएगा, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर में क्या आता है हमारा? कॉलम, तो 40 टाइम्स डी। अगर वहीं हमारे पास टेंशन मेंबर है यानी बीम, तो 50 टाइम्स डी। और वहीं पे अगर फुटिंग है हमारे पास, मतलब नेक है या फिर फुटिंग है, फुटिंग का नेक है, तो वो 16 टाइम्स डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 50 और 40 टाइम्स डी है, ये दोनों को मतलब है तो ये स्पेसिफाइड, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं साइड पे 50 टाइम्स डी लेके काम करते हैं कॉलम्स के लिए भी।
तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि ज्यादातर साइट्स वाले क्या करते हैं 40-50 नहीं चलते, सीधे 50-50 दोनों के लिए अज्यूम करके चल देते हैं। नेक का कहने का क्या मतलब है कि नेक मतलब कॉलम और फुटिंग क्या क्या मतलब होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा ये वाली फुटिंग्स होती है हमारे पास, तो हमारी बार्स कैसे आती है, और ये कॉलम है, हमारी बार्स ऐसे आती है, फिर ऐसे, फिर नीचे जाएगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसे बार्स प्रोवाइड कराता है। तो जो ये बार है ना, इस लेंथ के लिए कहा जा रहा है कि जो वो होगा वहां पे अगर लैप होगा तो लैप होगा 16 टाइम्स डी का। ओके, ये चीज समझ में आई। प्लस आपको एक चीज और ध्यान रखना है, देखो कभी भी लैप करना, ओवरलैप करना हो बार्स को, कभी भी अगर आपको ओवरलैप करना हो, अगर मान लो इसके ऊपर से एक, इसके साथ ये और ये कर रहे हो आप, ये गलत है, ठीक है। आप एक ही इसी लेंथ पे चारों को मतलब नहीं दे सकते ओवरलैप। आपको क्या करना होगा, अगर चारों को ओवरलैप करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार को ओवरलैप मत करो, दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, इसको मत करो। यानी कि एक बार ओवरलैप होगा, एक बार स्ट्रेट जाएगा। अगर आपको उसी लेंथ पे करनी है तो, अगर आपका लेंथ मान जैसे यहाँ पे है ना, इन्होंने दोनों लेंथ को एक ही बार ओवरलैप कर दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। एक बार आपको ओवरलैप देना है तो दूसरी बार को स्ट्रेट रखना है, फिर तीसरी को ओवरलैप करना है तो चौथी को स्ट्रेट रखना है। यानी कि ओवरलैप एक ही जगह देने से क्या प्रॉब्लम होती है, हमारा जो अपना कॉन्क्रीट होता है उसको वाइब्रेशन करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारा हनीकॉम्ब बन सकता है स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो आगे आती है हमारे पास क्रैंक बार्स। ओके, अब क्रैंक्स बार देख लेते हैं। क्रैंक्स बार आपको पता है कि नॉर्मली ये कहाँ प्रोवाइड की जाती है, स्लैब में आपने देखा होगा, या फिर बीम से, ये बीम में प्रोवाइड की जाती है या फिर स्लैब में। अब क्रैंक बार में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ, ये लेंथ क्या होती है 0.42 टाइम्स डी। वो जो लेंथ होती है वो होती है 0.42 टाइम्स डी। अब ये डी क्या होती है, ये डी होती है जो पूरा मेरा टोटल डेप्थ है ना जो बीम का, ये यहां से यहां तक, वो माइनस ऊपर का क्लियर कवर, माइनस नीचे का क्लियर कवर, माइनस नीचे के जो बॉटम बार है उसका हाफ, तो डिवाइड 2, बार्स का डिवाइड 2। तो जो वो लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास डी, जो ये वाली डी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 0.42 टाइम्स डी होती है। तो अगर हमें लेंथ निकालना पड़े ये पूरा, ये क्रैंक बार हमारा कैसा दिखेगा, अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा क्रैंक बार ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसे जाएगा, फिर बेंट होगा, फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर बेंट होगा ऊपर साइड, फिर ये कंटिन्यू होगा। यहां पे हमें ये दे रखा है कि ये जो है ये हमारा L/4 हमारा ये वाला L/4 है, ये भी L/4 है। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ये हो जाएगा हमारा L/2। ओके, ये हमारे पास L/4। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ लेंथ। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है वो क्या लिख रखा है हमने, कि जो कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार है वो L प्लस 0.42 टाइम्स D प्लस 0.42 टाइम्स D। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस बार को स्ट्रेट कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल लेंथ तो ये वाली को अगर हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये वाली तो हमारी L आ ही जाएगी। ऐड कितनी होगी, ये वाली बार सिर्फ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेंथ है प्लस ये क्रैंक प्लस ये, तो हमारे पास L तो ऑलरेडी थी, उसमें हमने क्रैंक ऐड करना है, तो क्रैंक ऐड करना है, तो क्रैंक का लेंथ कितना है 0.42 टाइम्स D। तो 0.42 टाइम्स D ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल L आ जाएगी। समझ में आया आपको। अब देखो वापस समझा देता हूँ, ये L तो हमारे पास था लेंथ, L में हमने क्या किया, बेंट किया है बार को। तो जो बार बेंट हुआ है ना उसकी लेंथ कितनी है 0.42 टाइम्स D। तो हमारे पास जब ऑलरेडी लेंथ है L, तो उसमें 0.42 टाइम्स D को ऐड कर देंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रैंक बार का लेंथ। सेम हमने किया कि L प्लस 0.42 टाइम्स D प्लस 0.42 टाइम्स D। ओके, समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारे पास कवर, या फिर क्लियर कवर बोल लो, कंक्रीट कवर बोल लो। वो कवर होता क्या, नॉर्मली कवर ये होता है कि जो कंक्रीट हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराता है किसी भी स्ट्रक्चर में,
तो हम उसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, थर्मल प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें उसके बार्स को हम कवर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो जो सरफेस है सरफेस के साइड ना रहे, सरफेस से थोड़ा सा इनसाइड रहे, ताकि उस पर जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है वो ना हो। वही सेम यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिवेंट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, उसके बाद प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या है कि जब भी बार्स को मतलब ऐसा फायर वगैरह में होता है तो क्या होगा, एक्सपांसन होना स्टार्ट हो जाएगा, उन सब चीज़ों से भी बचाने के लिए हम थर्मल एक्सपांसन के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ दे रखी है यहाँ पे टर्म कि मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड कराते हैं। तो जो मिनिमम कवर है फुटिंग के लिए वो कितनी है हमारे पास 50 mm, मिनिमम कवर बीम कॉलम के लिए 50 mm और मिनिमम कवर स्लैब के लिए 25 mm। ये आप देख लेना, क्योंकि यही नॉर्मली क्या होता है कि जो कवर्स होते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके भी लोग यूज़ करते हैं। और हाँ, कवर सिर्फ ऐसे नहीं होते, कवर हमारा रेक्टेंगल भी होता है जिसके ऊपर हम ऐसा एक बार लगा देते हैं, कवर एक सर्कुलर भी होता है जिसके ऊपर बार लगा देते हैं और उससे हम उस रेनफोर्समेंट में बेंड कर मतलब उसको टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से रेनफोर्समेंट थोड़ा सा हमारा फॉर्मवर्क से अंदर साइड में रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गया बार्स मतलब कवर कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ का यूज़ करते हैं। ओके, कवर हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे फुटिंग हो, चाहे स्लैब हो, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम हो, हर एक जगह कवर को हम यूज़ करते हैं। डायमेंशन अलग अलग होती है, टाइप्स अलग अलग हो जाएंगे। इवन आजकल तो ये तो कंक्रीट का कवर है, आजकल तो प्लास्टिक के कवर्स यूज़ होने लगे हैं। उसके बाद अब कई जगहों पे आपने देखा होगा नॉर्मली स्टोन्स हम लगा देते हैं स्लैब कास्ट करते टाइम, तो स्टोन्स भी हम एज अ कंक्रीट मतलब कवर यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या होता है, वो होता है स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। ये जो रेनफोर्समेंट है हमारा, इनके बीच की स्पेस कितनी होती है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एग्रीगेट है, हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा हमारा, अगर 20 mm की है तो हमें मिनिमम कितना प्रोवाइड करना होगा स्पेसिंग, 20 + 5 यानी कि 25 mm। सेम एज अगर हमारे पास जो एग्रीगेट है ये हम 30 mm का ले लेते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना प्रोवाइड कराना होगा, 30 + 5 कितना हो गया, 35 mm। ओके, आपको समझ में आ गया, 35 mm का हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे आपको जितना भी रेनफोर्समेंट की वो दे रखी है वो। अब यहाँ पे 3-4 हमारे पास आते हैं टर्म्स, अगर आईएस कोड आप बहुत ढंग से पढ़ोगे अच्छे से डीपली, तो उसमें 3-4 जगह आती है जिसके हिसाब से आपको प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो वो आपको अलग से पढ़ना होगा थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आईएस कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्ट है, तो उस सिलेबस को आपको खुद से कवर करना होगा। अदरवाइज आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे हमने बताया है बीबीएस में। ठीक है, फिर अब आता है नंबर ऑफ बार्स। अब नंबर ऑफ बार्स देखो कैसे निकालते हैं हम। अगर स्लैब की बात करें हम, ये स्लैब है, मेरे को निकालना है कि इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे। तो कुछ नहीं करना हमें, अगर ये x है और ये y है, अगर हमें निकालना है x डायरेक्शन में नंबर ऑफ बार, तो हमें कुछ नहीं करना है, y डायरेक्शन का जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाई जो पूरी हमारी लेंथ है वो +1, मतलब सॉरी डिवाइडेड बाई स्पेसिंग होगा। स्पेसिंग हमारे बार की स्पेसिंग हमें पहले पता होती है। ओके, तो स्पेसिंग +1। अब सेम अगर y डायरेक्शन में होगा तो x मतलब जो भी डायरेक्शन निकालना है उसके अपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ बार +1 बार ऐड कर देना है। कहने का मतलब है x में निकालना है तो y का लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेस कितना देना है 2 बार के बीच में, वो +1 बार। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, इतना करना है, आपको मतलब नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, इसमें कोई भी वो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालना है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है, बीम की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स +1। जो हमारे स्लैब में था एज इट इज इतना ही, ऐसे ही आता है, कोई चेंजेस नहीं आते ज़्यादा इसमें, बस यहाँ पे स्पेसिंग की थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी। प्लस एक चीज़ आपको याद रखना है, स्टीरअप्स क्यों प्रोवाइड कराते हैं, स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए और बार को पोजीशन में रखने के लिए। शेयर फोर्स कहाँ पे होता है, हमारे एंड्स पे होता है, यानी कि कॉलम्स के आसपास होता है, यानी कि मिड में हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, मिड में हमारा बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है और साइड में हमारा शियर फोर्स होता है, दोनों साइड में शियर होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, स्टीरअप्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइड्स में प्रोवाइड करना होता है और कम से कम मिड में प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि स्टीरअप्स का काम क्या है, स्टीरअप्स का काम होता है हमारा
शेयर फोर्स को रजिस्ट करना। तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो जाएगा मिड में। तो जब बीच में शेयर फोर्स 0 है तो सिर्फ बार को पोजीशन रखने के लिए आपको कम से कम स्टेप्स देना है, यानी कि 300 mm के आसपास यहाँ पे डिस्टेंस रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टेप्स टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट डिटेल। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड है वो आप देख लो एक बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको स्टेप्स याद हो गए तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लोगे आराम से। ओके, पहले स्टेप्स क्या है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ बार। हमेशा आपको लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना होगा रेनफोर्समेंट डिटेल निकालने के लिए। नंबर ऑफ बार भी आपको याद रखना होगा और निकालना भी होगा। फिर टोटल लेंथ ऑफ बार निकालना होगा। अगर नंबर ऑफ बार आ गया, एक बार का लेंथ आ गया, तो टोटल लेंथ कितना आएगा वो भी आपको निकालना होगा। फिर डायमीटर चेक करना होगा बार का कि जो हम डायमीटर ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। उसके बाद वेट ऑफ बार निकालना होगा। जिस भी mm का आप बार का ले रहे हो उस mm के हिसाब से d²/162 के हिसाब से आप निकाल लोगे उसका 1 मीटर का। उसके बाद जितना भी टोटल वेट आएगा ना, टोटल लेंथ आएगा, उस टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके, यानी कि d²/162 मल्टीप्लाई टोटल जो लेंथ आया था यहाँ पे, टोटल लेंथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा बार का। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरीके की कोर्स सीखना चाहते हो, ऑटोकैड हो, 3ds मैक्स हो या किसी भी टाइप की सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, तो आप हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी सॉफ्टवेयर्स और सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ होती है। तो आप हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।